वेलकम टू सीओजी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे बॉडी बिल्डिंग का जीनियस या मिस्ट्री भी कहते हैं। आज के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं अपनी ट्रेनिंग और अपनी पर्सनालिटी को लेके। Mike Mentzer, an American bodybuilder, born in 1951, stood 5 feet 11 inches and weighed as much as 225 pounds in his prime. Now, Mike Mentzer was a bodybuilder from the 1970s who went against the establishment. He went against Weider and Arnold Schwarzenegger and came up with heavy-duty training. तो आज हम बात करेंगे माइक मेंजर के बारे में और उनकी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के ऊपर। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मतलब HIT, और क्यों ये आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्या है इसके पीछे का रीज़न, आइए जानेंगे इस वीडियो में फुल डिटेल्स के अंदर। अगर बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हैं तो आपने माइक मेंजर की फोटो, वीडियो, उनसे रिलेटेड कोई भी कोट्स जरूर देखे होंगे। सोशल मीडिया पे आज कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? 80s का बॉडी बिल्डर आज के टाइम पे इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, क्या है इसका रीज़न? 1951 में पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए माइक मेंजर बॉडी बिल्डिंग के शायद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंटेंस बॉडी बिल्डर है। ये कम्पीट किया करते थे 1970s के एंड में और 80s के बिगिनिंग में। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे अपने कंट्रोवर्शियल 1980 की मिस्टर ओलंपिया में, जिसमें आर्नोल्ड का कमबैक हुआ था और उस साल माइक मेंजर डिजर्व करते थे जीतना, लेकिन ये टॉप 2 में भी नहीं आ पाते हैं। None of the other competitors saw him as the winner. Of course, it could be chalked up to sour grapes. All the magazines carried articles pertaining to the fact that it was fixed, but that particular contest was so clearly fixed that every other competitor and many of the fans in the audience, it brought into clear focus for me really what the political establishment in bodybuilding is really all about. माइक मेंजर दुनिया के पहले ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने एक परफेक्ट स्कोर ऑब्टेन किया था किसी एलीट बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में 1978 का मिस्टर यूनिवर्स। इसके बाद से ही माइक मेंजर काफ़ी ज़्यादा हाइप बना चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में और ओलंपिया के एक काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट बन चुके थे। तो ये बात है 1965 की, जब माइक मेंजर खुद जाते हैं मिस्टर ओलंपिया देखने लाइव, और ये अपने फादर के साथ जाते हैं मिस्टर ओलंपिया देखने। और उस साल लैरी स्कॉट विनर होते हैं मिस्टर ओलंपिया के, जो कि दुनिया के सबसे पहले मिस्टर ओलंपिया थे। और माइक मेंजर उस टाइम से अपना मन बनाते हैं मिस्टर ओलंपिया कम्पीट करने के लिए, और उस दिन से माइक मेंजर ने सोच लिया था कि ये भी कभी ना कभी मिस्टर ओलंपिया ज़रूर जीतेंगे। तो देखने की बात यह है कि सिर्फ 14 साल के माइक मेंजर ने अपना मन बना दिया था मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने का भी और इसे जीतने का भी। तो इससे ये पता चलता है कि माइक मेंजर कितने ज़्यादा फोकस थे अपने ड्रीम्स को लेके। और इसके बाद माइक मेंजर के करियर का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1965 में। लैरी स्कॉट से मिलने के जस्ट 6 साल बाद ही 1971 में ये कम्पीट करते हैं मिस्टर अमेरिका कॉन्टेस्ट में, जहाँ ये 10th तो आते हैं, लेकिन वो मिलते हैं उस शो के विनर कैसी विएटर से। कैसी विएटर के एक ट्रेनर हुआ करते थे आर्थर जोन्स। आर्थर जोन्स को अगर आप नहीं जानते हैं तो ये शायद बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी थे। आज के जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं सारे के सारे आर्थर जोन्स के क्रिएटेड हैं। नॉटिलस कंपनी आर्थर जोन्स ने स्टार्ट की थी, जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही मॉडर्न इक्विपमेंट्स बनाए थे जो आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और आर्थर जोन्स से मिलने के बाद माइक मेंजर की पूरी माइंडसेट ही बदल गई और इनको उस टाइम पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जिसके लिए आज भी माइक मेंजर जाने जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग क्रेडिट दे देते हैं माइक मेंजर को हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इसके फाउंडर माइक मेंजर नहीं बल्कि आर्थर जोन्स थे, जिनसे इंस्पायर हमारे 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया विनर डोरियन येट्स भी हुए थे। 1960s और 70s के टाइम पे, जिस टाइम आर्नोल्ड का दौर था, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ट्रेनिंग थी वो थी हाई वॉल्यूम और हाई फ्रीक्वेंसी, किसी एक स्पेसिफिक वेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स निकालना। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर सिर्फ यही सोचते थे कि जिम में जाकर कम से कम 5 से 6 घंटे वर्कआउट करना ज़रूरी है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। yes, you were tired. Yes, I had to come back for the second workout at night. But so what? Working out in the gym 5 hours a day, working out in the gym 5 hours a day, I never felt sorry for myself. Let me tell you, it all paid off. आर्नोल्ड भी इसके काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर थे। उन्होंने अपनी एक बुक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसा ही कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम बताया था। लेकिन इस गेम को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं माइक मेंजर, जो 5-6 घंटे 2 बार वर्कआउट करने के अगेंस्ट एक नया सिस्टम लेकर आते हैं, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा कम रेप्स और शायद वीक में सिर्फ 3 बार ट्रेन करने को कहते थे। इस नई चीज़ को देखकर पब्लिक बिल्कुल ही शॉक हो चुकी थी, खासकर उस टाइम के फेमस बॉडी बिल्डर्स जो प्रमोट कर रहे थे हाई वॉल्यूम को। उस टाइम बिल्कुल ही उन्हें इडियट प्रूव करते हुए आ जाते हैं माइक मेंजर। और इन सारी चीज़ों से ही इनको काफ़ी ज़्यादा राइवलरी भी मिली, सिर्फ स्टेज पर ही नहीं, पर्सनली भी काफ़ी बॉडी बिल्डर्स थे जो माइक मेंजर के अगेंस्ट हो गए थे और वो ये कहते थे कि माइक मेंजर उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। लेकिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ऐसा है क्या? इसमें हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एक्चुअली बात करता है कि बॉडी बिल्डिंग में रिजल्ट्स अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा रेप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 5 से 6 रेप अगर पूरी इंटेंसिटी के साथ लगाया जाए और उसमें हम बिल्कुल ही फेलियर अचीव कर लें, और यहाँ तक कि फेलियर के बियॉन्ड भी 1-2 रेप जैसे कि पार्शियल्स, निगेटिव
ये सारे नए कॉन्सेप्ट माइक मिंजर लेकर आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो माइक मिंजर की फेमस थी और जो ये कहते हैं अभी भी कि रिकवरी के ऊपर उस टाइम पे ये बात करते थे जिस टाइम पे इससे रिलेटेड कोई बात करता ही नहीं था। माइक मिंजर सबसे ज़्यादा फोकस करते थे रिकवरी पे। You have to understand that, again, the body doesn't grow during the workout, it grows during the rest period. The first thing your body will do after the workout, therefore, is devote its energy and resources to recovery, or compensate for the exhaustive effects of the workout. That takes time. It doesn't happen in 5 minutes. It can take up to several days for some people. Remember, recovery is compensation, putting back what was used up. Growth is overcompensation, putting back a little bit more than was there before the workout. जो पहले के बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि दिन में 4 से 5 घंटे वर्कआउट करने से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, तो फिर उन्हें पूरे दिन वर्कआउट करना चाहिए कि इससे और ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन माइक मिंजर ये प्रूव कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर हम कम टाइम भी देते हैं और रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है। और जो थर्ड चीज़ थी जो इसके लिए माइक मिंजर काफ़ी फेमस हुए हैं वो है उनकी कैलोरी काउंटिंग। आज से 50 ईयर्स पहले जिस टाइम पे किसी को कुछ भी नहीं पता था, बॉडी बिल्डिंग किया और डाइट किया, उस टाइम पे माइक मिंजर कैलोरी काउंट करने को कहते थे। माइक मिंजर कैलोरी काउंटिंग, बैलेंस डाइट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते थे, जिससे पता चलता है कि माइक मिंजर अपने टाइम से कितने ज़्यादा अहेड थे। क्योंकि ये बात शायद अभी हाल फिलहाल के कुछ टाइम पहले रिसर्च में जाकर साइंटिस्ट कंक्लूड कर पाए। तो उस दौर में ऐसी बातें करना काफ़ी बड़ी बात होती थी जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी काफ़ी कम थी और ये सारी चीज़ों की सोर्सेज भी नहीं थी। तो इसीलिए माइक मिंजर को जीनियस कहना कहीं से भी गलत नहीं होता है। इनको टाइटल बिल्कुल ही सूटेबल है इनके ऊपर, द जीनियस ऑफ बॉडी बिल्डिंग। लेकिन माइक मिंजर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरी रही, खासकर 1980 में जब वो मिस्टर ओलंपिया में आर्नोल्ड से कम्पीट करते हैं और आर्नोल्ड रिग करके वो ओलंपिया जीत जाते हैं। और उस साल के बाद माइक मिंजर मिस्टर ओलंपिया से क्विट कर देते हैं और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं और मिस्टर ओलंपिया को बाइकआउट करते हैं कुछ और भी एथलीट्स के साथ मिलकर। और माइक मिंजर ही ऐसे थे जो काफ़ी ओपन बात करते थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई भी इस चीज़ के ऊपर बात करना नहीं चाहता था। माइक मिंजर ओपनली जजेस को और एथलीट्स को क्रिटिसाइज करते थे अगर उनको कोई चीज़ बुरी लगती थी तो। 1980, I placed fifth at the Mr. Olympia, a contest that I and almost everyone else who witnessed it was convinced was fixed. It's interesting, at the 1980 Olympia, the only people who saw Arnold as the winner were the 7 judges and his closest friends. I started laughing. It was ludicrous. It was so obviously an incorrect decision that my first response was just to laugh. 1980s के बाद से माइक मिंजर का करियर तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो और लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। अपनी नई ट्रेनिंग फ़िलॉसफी वो बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं। इनकी ट्रेनिंग फ़िलॉसफी काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाती है जब डोरियन येट्स इनके साथ आकर ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। डोरियन येट्स खुद यही कहते हैं कि वो आर्थर जोन्स से भी इंस्पायर्ड थे, जो कि माइक मिंजर के कोच थे, लेकिन आर्थर जोन्स से तो नहीं, उन्होंने माइक मिंजर से डायरेक्ट ट्रेनिंग ली। और डोरियन येट्स के अकॉर्डिंग 1992 के बाद इन्होंने माइक मिंजर के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट किया और 1993 में वो इतने ज़्यादा साइज़ गेन करके आए थे कि वो बिल्कुल ही श्योर हो चुके थे कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ही अच्छा मेथड है मास गेन करने के लिए बॉडी बिल्डिंग में। जिस चीज़ को लेकर डोरियन येट्स आज भी बात करते हैं और माइक मिंजर इस चीज़ को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं। उनकी टीचिंग स्किल भी काफ़ी अलग थी बाकी सारे कोचेज़ या एथलीट से। लेकिन इनकी ट्रेनिंग वर्कआउट थी कैसे ये अपने एथलीट को ट्रेन करते थे या खुद को ट्रेन कर देते और क्या है ये HIT। इनकी बहुत ही फेमस बुक माइक मिंजर की इंटेंसिटी, इनसाइट एंड इंसल्ट्स। तो ये बुक में माइक मिंजर अपने ऊपर जो भी हुआ या उनकी लाइफ से जो भी रिलेटेड था उस सारे के ऊपर खुल के बात करते हैं। अपनी ट्रेनिंग के ऊपर बात करते हैं, अपनी डाइट के ऊपर बात करते हैं और कैसी इनकी लाइफ में और इनके कंपटीशन के दौरान पॉलिटिक्स हुआ उसके ऊपर भी इस बुक में उन्होंने बात की हुई है। लेकिन अगर सिर्फ हम ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो माइक मिंजर कुछ लोगों को ट्रेन भी कर चुके हैं और उनका एक सिंपल वर्कआउट स्प्लिट कुछ इस तरह का हुआ करता था। मंडे को चेस्ट और बैक, इसके बाद ये कहते थे कि एक दिन रेस्ट लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके बाद लेग्स, उसके बाद फिर से रेस्ट लेना ज़्यादा यूज़फुल होगा और उसके बाद डेड्स एंड आर्म्स। माइक मिंजर वीक में सिर्फ 3 बार ट्रेन करने को ज़्यादा एडवोकेट करते थे और इनका मेन फोकस हुआ करता था रिकवरी पे। तो हाई इंटेंस ट्रेनिंग में 3 मेन प्रिंसिपल हैं। इसमें पहला प्रिंसिपल ये है कि वेट को काफ़ी ज़्यादा हेवी रखिए और अपने रिपीटेशन को काफ़ी कम रखिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन प्रिंसिपल है वो है इसकी फॉर्म। आपकी फॉर्म ख़राब नहीं होनी चाहिए। और रिकवरी को भी काफ़ी ज़्यादा ये हाईलाइट कर देते हैं हमेशा ही। रिकवरी को वर्कआउट के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि थोड़ी लंबी रिकवरी रखिए, थोड़ी लंबा डिस्टेंस रखिए दूसरे सेट के, ताकि आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए और अगले सेट के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाइए। माइक मिंजर की जो ट्रेनिंग फिलॉसफी थी ये एग्जिस्टिंग बॉडी बिल्डर्स के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही थी। जहां वो प्रमोट करते थे कि दिन में 3 से 4 घंटे वर्कआउट करो, वहीं माइक मिंजर ये कह रहे थे कि वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ट्रेन करना भी काफ़ी है। तो ये दूसरे बॉडी बिल्डर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बाकी नॉर्मल डे टू डे जॉब करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा ही अपीलिंग थी। कोई ऑफिस जाने वाला भी इंसान भी 2 से 3 दिन वर्कआउट करके माइक मिंजर के ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो कर रहा था, जिससे बाकी बॉडी बिल्डर्स को एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था और उन्हें इग्नोर भी कर दिया जा रहा था।
इसके चलते माइक मेंजर को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी मिलने लगी एग्जिस्टिंग बॉडी बिल्डर से, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रैंको कोलंबो। फ्रैंको कोलंबो ये कहते थे कि माइक मेंजर झूठ बोलते हैं अपनी ट्रेनिंग को लेके, ये ट्रेनिंग नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। और फ्रैंको कोलंबो ये कहते थे कि ये नॉर्मल बाकी सारे एथलीट की तरह 12-15 रेप ही करते हैं, सिर्फ खुद का प्रोग्राम बेचने के लिए ये सारी स्टेटमेंट दे रहे हैं। However, he did both, but he sold the booklets more with that system. But he did both in the gym. I remember that. I mean, I've heard that Ray and Mike did a lot more. Their training wasn't really that different from what you guys were doing. फ्रैंको कोलंबो की तो हाल फिलहाल में लेटेस्ट वीडियोस में वो ये तक कहते हुए दिख जाएंगे कि माइक मेंजर की फिजिक काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उनके मसल में कोई भी मैच्योरिटी या फिर ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। इसका रीज़न यही था कि माइक मेंजर को ट्रेन करना नहीं आता था। His muscles were thick, really thick, but they were on the soft side, and that reminded me, I cannot do 25-50 reps until exhaustion, that I have to train too light. I have to do heavy weights to get the muscle like a rock. लेकिन ये सब कहने की वजह कुछ और ही है। लोग ये कहते हैं कि फ्रैंको कोलंबो अर्नोल्ड के काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे और अर्नोल्ड से माइक मेंजर की कुछ बनती नहीं थी। अर्नोल्ड का दोस्त होने की वजह से फ्रैंको कोलंबो अर्नोल्ड की साइड लेते थे और माइक मेंजर के हमेशा अगेंस्ट स्टेटमेंट देते थे उस टाइम से। इसके अलावा आजकल एक और काफ़ी कंट्रोवर्सी माइक मेंजर की फेमस होती जा रही है। कंट्रोवर्सी तो नहीं, एक तरह से मिथ कह सकते हैं कि माइक मेंजर अपने वर्कआउट से पहले मेथ यूज़ करते थे। मेथ जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा होगा, माइक मेंजर वर्कआउट से पहले एक ड्रग मेथएम्फेटामिन यूज़ कर लेते थे जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती थी इनके वर्कआउट में, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। लेकिन एक्चुअली में माइक मेंजर मेथ नहीं यूज़ करते थे, वो एक एम्फेटामिन के ग्रुप का दूसरा कंपाउंड एडरॉल यूज़ करते थे। इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है लेकिन दोनों कंपाउंड काफ़ी अलग हैं। तो लोग एडरॉल को मेथएम्फेटामिन से कंपेयर कर रहे हैं और माइक मेंजर के मीम्स भी बन रहे हैं आजकल इस मेथ यूज़ को लेकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2001 में माइक मेंजर की डेथ हो जाती है किसी हार्ट इशू से, और इनका करियर ज़्यादा लंबा नहीं था, ये सिर्फ 49 की एज में ही पास हो जाते हैं। और एक काफ़ी ही अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि इनके डेथ के सिर्फ 2 दिन बाद इनके भाई हुआ करते थे रे मेंजर, वो भी एक काफ़ी फेमस बॉडी बिल्डर थे, उनकी भी डेथ हो जाती है बर्गर्स डिजीज़ के चलते। लेकिन इन दोनों की डेथ को भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना जाता है इनकी स्टेटमेंट की तरह ही। क्या है इसके पीछे, कोई ड्रग है या फिर स्टेरॉइड है या फिर कोई और चीज़? लोग इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही दे रहे हैं अभी तक, लेकिन क्या है रियलिटी कोई भी नहीं जानता। तो ये थी डिटेल वीडियो माइक मेंजर के ऊपर जो कभी काफ़ी फेमस हो रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग भी काफ़ी फेमस है। लेकिन माइक मेंजर की ट्रेनिंग इफेक्टिव है या नहीं, इसके लिए तो आपको खुद को ट्रेन करके ही देखना पड़ेगा, इनके रूल्स को फॉलो करके ही, तब जाके पता चलेगा आपको उनकी ट्रेनिंग सच थी या फिर बाकी जो एथलीट कह रहे थे वो सच थी। क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग मेथड सिर्फ अकेले पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो सकता है। अगर कोई ट्रेनिंग मेथड ऐसा है जो कहता है कि ये ट्रेनिंग मेथड बिल्कुल 100% इफेक्टिव है, बाकी सारे ट्रेनिंग मेथड्स बिल्कुल 0% इफेक्टिव है, तो ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे वर्कआउट मेथड्स कोई ना कोई बॉडी बिल्डर यूज़ कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा सक्सीड भी कर चुका है। तो मेन यही है कि आपके ऊपर कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। हर किसी की बॉडी अलग होती है और अलग तरह से रिएक्ट करती है। कोई शायद हाई इंटेंसिटी से ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट ला सके, कोई हो सकता है हाई वॉल्यूम से। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आपको खुद हर चीज़ ट्राई करके देखना होगा। तो ये थी फुल डिटेल वीडियो माइक मेंजर के ऊपर जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे अपने जीनियस आइडियाज़ के लिए, और ये प्रूवन है कि माइक मेंजर अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा आगे थे। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम आते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।